आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हमने संगम वंश को देख लिया था। अब हम समझेंगे सुलुभ वंश को, फिर उसके बाद तुलु वंश को देखेंगे और उसके पश्चात अराविडु वंश को समझेंगे। तो इन तीनों वंशों को हम विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से शासक, कौन कौन से राजा इन तीनों वंश के अंतर्गत आते हैं और किस प्रकार उनका कार्य होता है, कहाँ वो उनका युद्ध होता है, इन सभी के बारे में हम समझेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी स्टोरी समझने का प्रयास करें, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बनाने के तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हम अच्छे तरीके से हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास करें। तो चलिए आज चलते हैं सबसे पहले हम सुलुभ वंश की तरफ। यहाँ पे तुलु वंश लिखा है क्योंकि तुलु वंश ही बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम सुलुभ वंश को भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए समझेंगे। तो सुलुभ वंश के बारे में छोटा सा हम डायग्राम हम अपने दिमाग में फिट कर लेंगे कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था संगम वंश को। संगम वंश के जो अंतिम शासक होते हैं वो होते हैं विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है, विरूपाक्ष द्वितीय। अब इनको हटा करके, इनके हत्या करके बनते हैं सुलुभ नरसिंह। सुलुभ नरसिंह विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पे बैठते हैं और सुलुभ वंश की नींव रखते हैं। तो इस प्रकार सुलुभ वंश स्थापित हो जाता है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। और सुलुभ नरसिंह के अंतर्गत बस एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको समझने की जरूरत है। गजपति वंश के साथ इनका जो युद्ध हुआ था, जो संघर्ष हुआ था, उनके बारे में हम समझेंगे। तो उड़ीसा के अंतर्गत उस समय गजपति वंश चल रहा होता है। इनके कार्यकाल में उड़ीसा में गजपति वंश चल रहा होता है। ठीक है, गजपति वंश। और इसके अंतर्गत जो शासक कार्य करते हैं वो पुरुषोत्तम होते हैं। पुरुषोत्तम गजपति वंश के अंतर्गत शासन चला रहे होते हैं और पुरुषोत्तम आक्रमण करते हैं सुलुभ नरसिंह के साथ। यहाँ उनका आक्रमण होता है विजयनगर साम्राज्य में और सुलुभ नरसिंह हार जाते हैं पुरुषोत्तम से। तो इस प्रकार गजपति वंश से हारने के पश्चात इन्हें बंदी बना लिया जाता है। सुलुभ नरसिंह को बंदी बना लिया जाता है और इन्हें ले जाया जाता है उड़ीसा। और इनके पास शर्त रखा जाता है कि अगर आप उदयगिरी को हमें सौंप देते हैं तो आपको हम मुक्ति दे देंगे। तो ये मुक्ति के लिए सुलुभ नरसिंह जो हैं, मुक्ति के लिए उदयगिरी क्षेत्र को किसे दे देते हैं? उड़ीसा को, गजपति वंश को दे देते हैं उदयगिरी क्षेत्र को। तो इस प्रकार जो विजयनगर साम्राज्य है वो और छोटा हो जाता है। तो वो देखते हैं कि हम युद्ध में जीतने के लिए क्या कर सकते हैं। तो वो घोड़ा बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो अरबों से घोड़ों को, बहुत सारे घोड़ों को, अच्छे नस्ल के घोड़ों को आयात करते हैं। तो सुलुभ नरसिंह अरब से घोड़ों को आयात करते हैं युद्ध जीतने के लिए। और इनके पश्चात जो ये तो हुआ स्टोरी उड़ीसा के गजपति वंश के साथ इनका जो संघर्ष था वो। उसके पश्चात इनकी मृत्यु जब होती है तो मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र होते हैं तिम्मा और इम्माड़ी। तिम्मा और इम्माड़ी। ठीक है, देखेंगे सुलुभ नरसिंह के दो पुत्र होते हैं, तिम्मा और इम्माड़ी। ठीक है, अब ये काफी छोटे होते हैं तो इनको संरक्षण देने के लिए नरसा नायक को रखा जाता है। नरसा नायक को रखा जाता है इनको संरक्षण देने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये काफी उम्र में छोटे होते हैं
और ये शासन करने के योग्य नहीं होते हैं, इसलिए नरसा नायक संरक्षणकर्ता के साथ साथ शासन व्यवस्था को भी चलाते हैं। लेकिन इसी बीच में तिम्मा की हत्या हो जाती है और बचते हैं इम्माड़ी। इम्माड़ी समय के साथ जब बड़े होते हैं तो अपना शासन व्यवस्था अपने हाथ में लेना चाहते हैं और वो विरोध करते हैं नरसा नायक का। अब नरसा नायक इस डर में कि मेरा शासन व्यवस्था ना चला जाए, इसलिए इम्माड़ी को बंदी बना लेते हैं। नरसा नायक इम्माड़ी को बंदी बना लेते हैं। लेकिन नरसा नायक के जो पुत्र होते हैं वीर नरसिंह पुत्र होते हैं, ये बहुत चालाक किस्म के व्यक्ति होते हैं। ये क्या करते हैं कि इम्माड़ी को बंदी गृह में ही हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार सुलुव वंश के अंतिम शासक की भी मृत्यु हो जाती है, तो सुलुव वंश का अंत हो जाता है। अब वीर नरसिंह उनकी हत्या करते हैं, तो इस प्रकार वो विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पे भी अपना आधिपत्य जमाते हैं। और इस प्रकार जो शुरुआत होती है तुलुव वंश की, जो तुलुव वंश की नींव रखते हैं वो होते हैं वीर नरसिंह। तो इस प्रकार आप देखिए कि संस्थापक होते हैं वीर नरसिंह। आपने सुलुव वंश का पूरा स्टोरी आपने समझा कि किस प्रकार सुलुव नरसिंह ने सुलुव वंश की नींव रखी और लगभग 20 वर्षों तक ही सुलुव वंश चला। और फिर सबसे अंतिम शासक इम्माड़ी की हत्या के पश्चात वीर नरसिंह तुलुव वंश की नींव रखते हैं और इस प्रकार तुलुव वंश की स्टार्ट होती है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन कार्य। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन कार्य शुरू होती है वीर नरसिंह की। लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय महान शासक थे तुलुव वंश के अंतर्गत। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसे ही रैंडमली कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे, तो आपको ध्यान में रखना है तुलुव वंश से। अब हरिहर प्रथम के बारे में पूछ लिया जाए कि किस वंश से संबंधित थे, सुलुव नरसिंह किस संबंधित थे, किस वंश से, तो उनके नाम से तो सुलुव नरसिंह से तो समझ में आ रहा है कि वो सुलुव वंश के हो सकते हैं। अगर इम्माड़ी पूछ लिया जाए कि अंतिम शासक किस वंश के थे, तो आपको याद रखना है, एक स्टोरी के रूप में आपको समझना है और याद रखना है कि कौन सुलुव वंश के थे, कौन तुलुव वंश के थे, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। कृष्णदेव राय किस वंश के थे, तो तुलुव वंश। हरिहर प्रथम किस वंश के थे, संगम वंश। अगर बुक्का प्रथम के बारे में पूछ लिया जाए, देवराय द्वितीय के बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको ये याद रखना है। ये सब इम्पॉर्टेंट शासक हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है किस वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कृष्णदेव राय का आप देखिए 1509 से 1530 तक इनका शासनकाल चलता है। और 1509 और 1530 के समय आप देखें तो उस समय आप अगर दिल्ली में देखें तो दिल्ली में क्या चल रहा होता है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। अब उस समय दिल्ली सल्तनत भी अपना कार्य चल रहा है, उसमें भी शासनकाल चल रहा है। तो उस समय लोधी वंश चल रहा होता है, लोधी वंश का कार्यकाल चल रहा होता है। और यहाँ पे आप देखें कि कृष्णदेव राय जो हैं वो बाबर के ही समकक्ष होते हैं। अब देखिए कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, 1526 में युद्ध होता है। 1526 में कृष्णदेव राय दक्षिण में अपना शासन कार्य चलाते हैं। अब इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बाबर भी इनको पॉइंट आउट करता है और बाबर भी इनके बारे में बोलता है कि सबसे महान शासक के रूप में अगर देखा जाए अभी के समय भारत में दक्षिण में, तो कृष्णदेव राय ही हैं। ठीक है, तो इनको संबोधित करते हुए कृष्णदेव राय के बारे में बाबर भी लिखता है अपने बाबरनामा में। तो इस प्रकार कृष्णदेव राय काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और
1509 से 1530 तक कार्यकाल चलता है। अब देखिए 1526 में बाबर आता है, 30 में उसकी मृत्यु होती है, 30 में कृष्णदेव राय भी रहते हैं 30 तक। और अपनी आत्मकथा में ये भी लिखते हैं बाबरनामा में, कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया, बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। तो इस प्रकार ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। डोमिगोस पायस पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किसके शासनकाल में वो आए थे, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे, विजयनगर आए थे। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते हैं, अष्ट दिग्गज जिसे कहा जाता है। अब देखिए कि नवरत्न के रूप में आप देखते हैं कि अकबर के शासन काल में नवरत्न हुआ करते थे, उनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। तो इसी प्रकार इनके दरबार में भी अष्ट दिग्गज बैठा करते थे, अष्ट कवि। ठीक है, तो उसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार कृष्णदेव राय के बारे में और भी बातें हैं। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद की रचना करी थी कृष्णदेव राय ने। संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना करी, तेलुगु में अमुक्त माल्याद लिखा और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना करी है। ये भी आपको याद में रखना ये है कि अमुक्त माल्याद किस भाषा में है, तेलुगु में है, और किसने रचना करी, तो कृष्णदेव राय ने। ठीक है, पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनाली रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर, हजारा विट्ठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। ठीक है, कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो जाती है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण करते हैं। जितने भी महानतम शासक होते हैं वो सभी कुछ न कुछ उपाधियां धारण करते हैं, तो कृष्णदेव राय ने भी उपाधि धारण करी, आंध्र भोज की, अभिनव भोज की और आंध्र पितामह की उपाधि धारण करी थी। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अंतिम शासक जो होते हैं सदाशिव राय होते हैं। ठीक है, अंतिम शासक सदाशिव राय होते हैं। अब इसमें जो युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध जो सबसे इम्पॉर्टेंट है तुलु वंश के अंतर्गत, तुलु वंश के अंतर्गत काफी इम्पॉर्टेंट जो युद्ध है तालीकोटा का युद्ध है, जो 23 जनवरी 1565 में हुआ था विजयनगर के अंतर्गत। जिस समय के शासक थे राम राय, और दक्षिण संघ से आए थे बीजापुर, अहमदनगर, बीदर व गोलकुंडा से सैनिक भेजे गए थे। और बीजापुर के ही शासक जो होते हैं अली आदिल शाह, वो नेतृत्व करता होते हैं तालीकोटा के युद्ध में। तालीकोटा के युद्ध को या तो राक्षसी तंगड़ी बोला जाता है या बनी हट्टी बोला जाता है, तो ये भी नाम कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर तालीकोटा का युद्ध के नाम से ही जानते हैं, जिसमें राम राय और अली आदिल शाह के बीच में युद्ध होता है। विजयनगर और दक्षिण संघ, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा से सैनिक बुलाए जाते हैं, जिसमें नेतृत्व करता होते हैं बीजापुर के शासक अली आदिल शाह। ठीक है, और इनके बीच में युद्ध होता है, राम राय की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार आप देखें तो तुलु वंश की क्या होती है, अंत हो जाता है। और तुलु वंश के अंतिम शासक जो होते हैं वो कौन होते हैं, सदाशिव। ठीक है, अंतिम शासक सदाशिव होते हैं। और इस प्रकार तुलु वंश का अंत हो जाता है, तुलु वंश का अंत होता है। और अब हम देखेंगे अरावीडु वंश। अरावीडु वंश को कौन स्थापित करता है? ठीक है, सदाशिव राय को हटाकर तिरुमल बैठते हैं। तिरुमल जो हैं अरावीडु वंश की स्थापना करते हैं। ये किसे हटा करके, सदाशिव राय को हटा करके तिरुमल
विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पे बैठते हैं और अराविडु वंश की स्थापना करते हैं। और अंतिम शासक जो होते हैं यहाँ के रंग तृतीय होते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक बोला जाता है रंग तृतीय को। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखेंगे इसके अंतर्गत। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासन काल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, मैसूर राज्य की स्थापना वेंकट द्वितीय के शासन काल में ही किसने करी थी? वोडेयार ने की थी। ठीक है, 1612 ईस्वी में। इस प्रकार अराविडु शासन काल में ही हुआ था। वेंकट द्वितीय के शासन काल में वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना करी। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को हम देखेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। उन पॉइंट को आपको देखना है और नोट डाउन करते चलना है। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये वस्तुतः भू सामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाता था। ठीक है, अब वेतन दिया जाए, उसके बदले में ये अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए भूखंड दे देते थे, जमीन प्रदान कर देते थे सेना के रखरखाव के लिए, और जिसे अमरम कहलाता था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर का उपज 1/6वें भाग था। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। ये उम्बली एक भूधारण पद्धति थी जो ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि हुआ करती थी। वो भूमि जिसमें लगान नहीं ली जाएगी, जिसे उम्बली कहा जाता था। रक्त कोड़गे, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। ठीक है, युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले जो मृत हो जाते थे, जो सैनिक मर जाते थे, उन मृत लोगों के परिवार को भूमि जो दी जाती थी उसे रक्त कोड़गे कहा जाता था। ठीक है, अब कुट्टगी, ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, तो उसे कुट्टगी कहा जाता था। वैसे भूमि जो खुद जो है वो कृषि नहीं करते हैं, ब्राह्मण लोग ज़्यादातर कृषि नहीं किया करते थे, इसलिए अपनी भूमि जो है वो किसानों को पट्टे पर दे देते थे खेती करने के लिए। उसी को क्या कहते हैं? कुट्टगी। ठीक है, इस प्रकार आगे देखेंगे तो विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वैश्वग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। देवदासी भी इनके कार्यकाल में प्रचलित हुआ करता था। उनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पेगोड़ा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हुण थी। ठीक है, विजयनगर की मुद्रा पेगोड़ा और बहमनी राज्य की मुद्रा हुण हुआ करती थी। ठीक है, व्यापारी चेट्टी हुआ करते थे। तो इस प्रकार आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ पॉइंट आप देखें, कुछ प्रशासन के बारे में देख लें। तो केंद्र के बाद प्रांत आता है, केंद्र के बाद प्रांत, जिला, उसके बाद जिसे कोट्टम वलनाडु बोलते हैं, उसके बाद तहसील आता है और उसके बाद ग्राम आता है। ठीक है, तो इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे चलता है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। सबसे पहला जो है केंद्र, केंद्र के बाद प्रांत, मंडल, प्रोविंस, जिला, फिर तहसील और फिर उसके बाद ग्राम आता है। तो इस प्रकार पूरा आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपने देखा। आयंगर व्यवस्था अब देखेंगे। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था आयंगर व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित करना।
इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। कितने? 12 प्रशासकीय अधिकारी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आयंगर किसे कहते हैं। आयंगर 12 प्रशासकीय अधिकारी होते थे जो प्रत्येक ग्राम के स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित करना ये जानते थे। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। ठीक है, जिसपे लगान नहीं लिया जाए या कर नहीं लिया जाए वैसी भूमि इन्हें प्रदान की जाती थी। इन सारे प्रशासनीय अधिकारियों को इनका पद आनुवंशिक होता था। इस पद को बेच करके या गिरवी रख सकते थे। ये ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों के इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट है आयंगर व्यवस्था के अंतर्गत। अब पूरा आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपने देखा किस प्रकार से सबसे पहला संगम वंश आया, फिर उसके बाद सुलु वंश, फिर तुलु वंश और उसके पश्चात अराविडु वंश आया। और इनमें आपने सारे पॉइंट को देख लिया है। हम समझते हैं कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर ना समझ में आए तो फिर से दोबारा रिपीट करें और उसके पश्चात आप बुक को भी उठाएं और पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य से अधिकांशतः टाइम में क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, तो आपको हर चीज़ को ध्यान में रखना है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यूज में। तो तुलु वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो तुलु वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे, ये ध्यान में रखना है। फिर निम्नलिखित में से किस शासक ने अराविडु वंश की स्थापना करी थी? तिरुमल राय ने स्थापना करी थी। ठीक है, तिरुमल राय अराविडु वंश की स्थापना की थी। अब वर्णनात्मक क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं जो आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के पतन में अराविडु वंश की क्या भूमिका रही? इसके ऐतिहासिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। अराविडु वंश के पश्चात ही पूरा विजयनगर साम्राज्य जो है वो उसका अंत हो जाता है, तो उसका क्या कारण है, भूमिका क्या है, महत्व क्या है, उनके बारे में आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे संगम युग का संक्षिप्त परिचय दीजिए तथा यह युग भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताइए। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में आप क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए, आंसर करने का प्रयास कीजिए। और एक बात को ध्यान में रखिए, कितना भी आप पढ़ ले, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे हर पढ़ाई आपकी अधूरी ही होगी। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी पढ़ें रात में जब सोने जाएं उससे पूर्व 1 घंटा टाइम रखें आप अपने लिए प्रैक्टिस सेशन के लिए। तो उसमें आप पीटी का भी प्रैक्टिस कीजिए और मेंस का भी प्रैक्टिस कीजिए। डेली एक क्वेश्चन तो जरूर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि पीटी के बाद अचानक जब कॉपी उठाएं तो आप लिख ही ना पाएं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप डेली प्रैक्टिस करते रहें। जो भी पढ़ें आप उसी के बारे में थोड़ा सा लिख डालें, तो इसलिए आप प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करते रहें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।